नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल अग्रवाल वाछानी बोल रही हूँ और मैं एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज मेरे साथ डॉक्टर मनोज गुंबर उपस्थित हैं, जो एक जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं अहमदाबाद, गुजरात में। आज ये हमारे साथ शामिल हुए हैं इस सेशन में, जिससे कि वो हमें कोरोना के बारे में कुछ एजुकेट कर सकें, इसके निवारक के उपायों के बारे में हमसे कुछ बात कर सकें। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्रश्न हैं इनके लिए, जो मैं इनसे पूछूंगी, जो वो हमें बताएंगे। एंड अगर किसी और का ऑडियंस में से होएगा तो वो भी हमें सवाल पूछेंगे। नमस्ते डॉक्टर मनोज। नमस्ते। सबसे पहले आप कौन सी 3 से 4 बातें हमें बताना चाहेंगे कोरोना के बारे में? देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कोरोना एक ख़तरनाक बीमारी है। कोविड-19 जो इससे जैसे बीमारी होती है, एक ख़तरनाक बीमारी है और अभी तक बचने का ही एक मात्र उपाय जो है, जो 100% सेफ़ है, सुरक्षित है और प्रोटेक्टिव है। तो मुझे लगता है कि हम, कई बार होता है ना कि हम ये निवारक के उपायों का पालन करें या ना करें में जो प्रश्न होता है, उसे निसंदेह ये करना चाहिए कि हमें निवारक के उपाय लेने ही हैं। पहली बात ये बताऊंगा कोरोना के बारे में। दूसरी बात बताऊंगा कि ये हवा से ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का और कफ एटिकेट्स का बहुत ध्यान रखना है। तो ड्रॉपलेट से आपका मतलब है जो हमारे मुंह से, नाक से जो छोटे कण निकलते हैं, उनके थ्रू ये फैलता है। जब हम बात करते हैं तो कण निकलते ही हैं आम तौर पर ही, पर लेकिन अगर मैं कोविड से इन्फेक्टेड हूँ तो कण के साथ वायरस भी निकलता है। और ये डिपेंड करता है कि वायरस कितनी दूर जाता है, डिपेंड करता है मैं बात कर रहा हूँ, मैं छींक रहा हूँ या मैं खांस रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ तो वायरस और कण 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर मैं जब खांसता हूँ या छींकता हूँ तो ये वायरस 6 मीटर भी दूरी में भी जा सकता है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो 2 मीटर का ये है, वो सिर्फ बात करने के लिए है। लेकिन अगर ऑब्वियसली अब आप बात कर रहे हो लेकिन किसी को छींक आ जाए या कोई खांस ले, तो आपको वो ये वायरस 2 मीटर से ज़्यादा भी जा सकता है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्योंकि हमें जैसे पता है कि इसकी कोई दवा नहीं है और पूरी दुनिया इससे पीड़ित है, तो अब हम बात करेंगे कि इसके निवारक के उपायों के लिए आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। हम एक एक करके बाकी चीज़ों पे भी आएंगे, पर ऑडियंस को ये जानने के लिए कि टॉप 3 चीज़ें जो उनको करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर का मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद मास्क पहनना चाहिए। तीसरा है, आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है जिसको कि खांसी या बुखार है, और आपको खांसी खाते वक्त हाथ में नहीं खानी है बल्कि आज बगल में खानी है। और छींक खाते वक्त बेटर है कि अगर आपने छींक अपने हाथों में खा ली है तो तुरंत अपने हाथ साफ़ कर लीजिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 3, मैं तो कहूँगा कि जितने भी निवारक के उपाय हैं सभी का पालन आपको करना ही है। हैंड हाइजीन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मास्क पहनना, पर ऑब्वियसली ये फैलता ड्रॉपलेट से है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अव्वल नंबर पर आते हैं। अगर किसी आम आदमी को बताएं 2 मीटर का डिस्टेंस, तो आप कैसे बताएंगे सोशल डिस्टेंसिंग किस हिसाब से वो रखें? देखिए, ये जानना बड़ा मुश्किल है कि 2 मीटर का है, लेकिन सबसे अगर आपने आम तौर पे अगर अपने हाथ जैसे फैला सकते हैं वो आप, ये 2 मीटर लगभग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जब भी हाथ फैलाऊं तो मेरे आगे भी इतना और मेरे पीछे भी कोई व्यक्ति इस फासले में नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2 मीटर के फासले में नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अब मेरे को ये बताइए कि हमारे हाथ सैनिटाइज करना या साफ़ रखना वायरस के हिसाब से कौन से सबसे अच्छा तरीका है, और क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं हम अपने हाथ को सैनिटाइज रख सकें? जैसे 2 तरीके अवेलेबल हैं, आपको आप अपने हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। एक साबुन और पानी से, और दूसरा आप 70% अल्कोहल युक्त किसी भी सैनिटाइज़र से। तो चर्चा करेंगे पहले साबुन और पानी के लिए। तो कोई भी साबुन आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि लिक्विड सोप मैं कहूँगा बेटर है, पर हालांकि दूसरा जो आप साबुन यूज़ करते हैं उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। आप अपने हाथ 20 सेकंड के लिए, आप कम से कम 20 सेकंड आप अपने हाथ धोने में लगाइए।
एक। दूसरा है, आप अगर आपके हाथ पता ही है गंदे दिख रहे हैं तो आप केवल और केवल साबुन और पानी से ही धो सकते हैं। और कुछ लोग एलर्जिक हैं, 70% अल्कोहल से एलर्जी, सैनिटाइज़र से एलर्जी हो जाती है, तो उन लोगों को सिर्फ साबुन और पानी से, और मैं तो कहता हूँ बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे हैं, जो आप हाथ सैनिटाइज अल्कोहल से कराते हैं और वो तुरंत आँख में वो हाथ डाल लेंगे, तो बेटर है कि बच्चों को भी आप साबुन और पानी से ही आप हाथ धुलवाएं। और हमें ये साबुन और पानी कब कब अनिवार्य है हमारे लिए यूज़ करना? देखिए, ऐसे तो आमतौर पे 4 से 6 बार प्रतिदिन में ज़रूरी हो जाता है, पर ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि जब आप खाने से पहले, खाना के बाद, बाथरूम जाने के बाद आप इसको विशेष तरह से आप यूज़ करें। और ये भी है कि जब भी आप सफाई कर रहे हों, आपने कोई चीज़ की सफाई करी है, तो उसके बाद आपको यह अपने हाथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये 70% कंटेनिंग जो अल्कोहल हम लोग बोल रहे हैं सैनिटाइज़र, वो कब यूज़ करना है फिर हमें? 70% अल्कोहल अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे पानी और साबुन अवेलेबल नहीं है, तो आप 70% युक्त सैनिटाइज़र जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और करना चाहिए। और उसको भी यही ध्यान रखना है कि आपके हाथ एक तो पहले सूखे होने चाहिए, गीले हाथों में आप सैनिटाइज़र ना यूज़ करें। और जब तक आपके हाथ सूख नहीं जाते हैं तब तक अपने हाथों को मलते रहिए, तो ही ये आपको सुरक्षा देता है। ये नहीं है कि आपने लगा लिया और चलो हो गया, ऐसा नहीं है। आप उसे मलते रहिए, प्रॉपर जो स्टेप्स हैं उसके वो करेंगे, तभी आपका ये सैनिटाइज़र भी इफ़ेक्टिव है। इतने सैनिटाइज़र अवेलेबल है मार्केट में, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा नकली है? आपकी बात तो सही है कि काफ़ी जगह नकली सैनिटाइज़र पाए जा रहे हैं, जिसमें कि जो रिकमेंडेड 70% अल्कोहल है वो नहीं होता है। पर हाँ, आप देख तो नहीं सकते हैं कि किस में 70% अल्कोहल है और किस में नहीं है, पर आप जब हाथ से आप 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र लेंगे तो आपके हाथों में ठंडक सी आएगी। और कोई भी 70% युक्त अल्कोहल सैनिटाइज़र जो होगा ना, वो 20 सेकंड के अंदर अंदर सूख जाएगा। और उसमें कोई आर्टिफिशियल परफ्यूम्ड जो होता है उसमें यूजुअली कम होता है 70% अल्कोहल से। तो ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा आपके हाथों में गीलापन रह रहा है, जिस सैनिटाइजर में कोई सुगंध ना हो वो यूज़ करें तो बेटर है। नहीं, देखो अल्कोहल की भी कुछ सुगंध तो आएगी, लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये परफ्यूम्ड सैनिटाइज़र है और ये एक्चुअली अल्कोहल का वो है, तो आपको पता चल जाएगा। एक बार आप यूज़ कर लेंगे, आपको एहसास हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे अब आपने हाथ 30 सेकंड पे मलते रहे, 1 मिनट तक मलते रहे और वो सूख ही नहीं रहा है आपका हाथ, दैट मीन्स कि वो सैनिटाइज़र नकली है। देखिए, जो जेल सैनिटाइज़र है ना, वो अल्कोहल बेस्ड नहीं होते हैं। वो जो रूटीनली पहले सैनिटाइज़र जो थे वो अलग चीज़ों के लिए बने हुए थे। अभी जो सैनिटाइज़र बता रहे हैं 70% अल्कोहल, वो अलग है। तो जेल वाले जो है ना, वो आपको स्पेसिफिकली वायरस के खिलाफ नहीं है। वो ये 70% अल्कोहल और साबुन, ये क्या है कि स्पेसिफिकली उसकी जो स्ट्रक्चर है वायरस का, वो वायरस का स्ट्रक्चर तोड़ता है, इसीलिए ये इफ़ेक्टिव है। जैसे होता क्या है कि वायरस बहुत उसका साइज़ बहुत कम है, 0.06 to 1.14 माइक्रोन का है। वो आपके हाथों में जो ये बनी हुई होती है ना, जिससे आपने कहते हैं फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, उसके भी अंदर घुस जाता है, चिपक जाता है, क्योंकि उसके अंदर स्पाइक्स होते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको साबुन की जो झाग होती है वो इन वायरस को इन जगहों से निकालने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और दूसरा होता है कि साबुन और अल्कोहल क्या होता है, उसका एक लिपिड लेयर होता है वायरस का, वो लिपिड लेयर को तोड़ दो तो वायरस मर जाता है। तो ये खास ध्यान रखना है कि साबुन और 70% युक्त सैनिटाइज़र ही उस वायरस के खिलाफ कामयाब है। जेल बेस्ड नहीं कामयाब है, क्योंकि वो उसमें पर्याप्त मात्रा में जितना अल्कोहल होना चाहिए वो नहीं होता है। सो डॉक्टर गुम्बर, एक और आपके लिए प्रश्न ये है कि हम घर की साफ़ सफाई एक नॉर्मल रूटीन में तो हम झाड़ू पोछा ये सब करते हैं, पर सिर्फ वायरस को हटाने के लिए कि वो हमारे घर में ना एंटर हो,
क्योंकि हम बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, हम अमुक चीज़ें बाहर लेके जाते हैं, हमारे बैग्स होते हैं, सब होता है, तो सर्फेसिस पे रखते हैं, टच करते हैं। तो हाउ टू सैनिटाइज, कैसे हम अपने घर को सैनिटाइज रखें? देखिए, अगर आप अपने घर को डिटर्जेंट और पानी से आप साफ़ कर रहे हैं तो वो सक्षम है इस वायरस को मिटाने के लिए। हाँ, अगर आप इससे भी ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं, सपोजली आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं और आपको डर है कि वायरस आप अपने जूतों में लेके आ रहे हैं, हालांकि जूतों में वायरस के आने की संभावना बहुत बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप पानी और डिटर्जेंट से आप अपना घर को फ्लोर को साफ़ करिए और उसके बाद एक आप ब्लीच सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आप अपना घर साफ़ कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे सरफेस आपको दो में डिवाइड कर लेने पड़ेंगे आपको कि भाई वो धातु वाले सरफेस हैं या बिना धातु के सरफेस हैं। अगर धातु वाले हैं तो उसमें ब्लीच नहीं लगाना है। मेटल सरफेस पे आप ब्लीच नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसमें वो जंग लग जाएगा। लेकिन आप दूसरे जितने भी हैं सामान, आप उसको आप 5% या जो नॉर्मल ब्लीच है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, उसको सैनिटाइज़ कर सकते हैं। पर मैं मानता हूं कि हाँ, ये सब तभी करना चाहिए कि आपके घर में कोई कोविड का मरीज़ हो तब। रूटीनली आप अपनी जो सफाई कर रहे हैं डिटर्जेंट और पानी से अगर आप साफ़ कर रहे हैं अपने घर को, काफ़ी है। और जो मेटल वाले, मतलब धातु वाले चीज़ें हैं, मेटल वाली चीज़ों को आप या तो आप पानी और डिटर्जेंट से कर सकते हैं या फिर आप 70% युक्त किसी सैनिटाइज़र से कर सकते हैं आप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको आप सिर्फ स्प्रे करके आप छोड़ देंगे तो सैनिटाइज़ नहीं होगा। स्प्रे करें और एक आप सूखे कपड़े से उसको साफ़ करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है। बाज़ार से सबसे पहले तो बेटर है कि आप एक ऑनलाइन आप मंगवाइए सब्जियां और जो भी आपकी ग्रॉसरी आइटम्स ला रहे हैं आप। बेटर है कि आप सब्जियां लाने के बाद उसको 2 घंटे तक एक अलग से रख दीजिए और फिर आप उसको बेकिंग पाउडर और पानी के में आप भिगो के रख दीजिए 30 मिनट तक के बाद, और फिर आप एक सूखे कपड़े से उसको साफ़ कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को आप साफ़ कर सकते हैं। सर, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, होम डिलीवरी हम कैसे रिसीव करें, जो आजकल हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? तो फिर देखिए, होम डिलीवरी में घबराइए नहीं पहली बात तो, क्योंकि यूजुअली होम डिलीवरीज जो होती हैं या तो वो प्लास्टिक बैग में होती हैं या कार्डबोर्ड के बॉक्सेस जो होते हैं। पर बेटर है कि अगर वो आप कार्डबोर्ड के बॉक्स हैं तो वो आप सबसे पहले तो डिलीवरी पर्सन को बोलिए कि घर के अंदर मत आए, डिलीवरी बाहर ही करवाइए। दूसरा है कि अगर कार्डबोर्ड भी है तो भी उसको बाहर ही खोल लीजिए और सिर्फ अंदर का जो आप चीज़ें हैं वो आप घर लेके जाइए। अंदर वाली चीज़ें भी अगर प्लास्टिक में रैप्ड हैं तो उसको सैनिटाइज़ करके आप लेके जाइए। ये है तो कहने का तात्पर्य सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो डिलीवरी पर्सन है वो बेचारा हर घर में जाएगा तो वो भी एक्सपोज होगा और लोगों को भी करेगा। वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि डिलीवरी जो है वो आप डिलीवरी बाहर करवाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। सर, ऐसे टाइम पे अगर किसी रीज़न से, किसी भी कारणवश कोई घर का खाना नहीं और उसको ऑर्डर करना पड़े तो वो संभव है कि वो बाहर से खाना, मतलब उससे कोविड आने के चांसेस हैं पेशेंट को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर ऐसे हालात हो ना कि आप घर का बना हुआ खाना ना बना सके और ना खा सके तो ही आप ऑर्डर करिए। ऑर्डर कर सकते हैं आप। देखिए, अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी या नहीं मंगवा सकते हैं या नहीं ऑर्डर कर सकते हैं और आपको खुद जाना है तो बेहतर है कि आप एक कपड़े का बना हुआ थैला लेके जाइए, मास्क पहन के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखिए। आप ध्यान रखें ये कि आपसे को जो बेच रहा है शॉपकीपर, वो भी मास्क उसने पहना हुआ है और वहाँ पे भीड़ नहीं है, तभी आप वहाँ जाके आप वो चीज़ें लाइए। डायरेक्टली ये करिए कि आप हर एक चीज़ को आप हाथ लगा के देखिए नहीं कि कौन अच्छी है कौन ख़राब है, अभी वो वक्त नहीं है। आप शॉपकीपर को बोलो कि ये मेरे को चीज़ दे दे और वो डायरेक्टली आपके थैले में डाल दे। डॉक्टर मनोज, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हम कैरी करते हैं वो इन्फेक्टेड हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी इंसान को अगर खुद इंसान सबसे ज़्यादा बड़ा कैरियर है। अगर इंसान इन्फेक्टेड है तो उसके हाथ, मुंह और नाक में सबसे ज़्यादा वायरसेस हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को भी एजुकेट करना है और अपने आसपास वालों को भी सावधान
करते रहना है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने साफ़ सफाई के बारे में की है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम चाहेंगे मास्क के बारे में। हमें किस प्रकार के मास्क अवेलेबल हैं और एक जनरल पब्लिक को जो ऑफिस जाती है उसको कौन से मास्क पहनने चाहिए, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हॉस्पिटल या सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट में कोई भी लोग काम करते हैं उनको किस प्रकार के पहनने चाहिए। देखिए, मास्क 3 तरह के मुख्य रूप से हैं। एक N95 जो हम कहते हैं, दूसरा है ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और तीसरा है होममेड मास्क। अब हम चर्चा करते हैं, एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम N95 की ही चर्चा कर लेते हैं। ये मास्क आमतौर पर सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बना है और उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। ये एक डिस्पोजेबल मास्क है, पर इसे हम रीयूज़ कर सकते हैं कि पर उसका भी एक तरीका है। जैसे जब भी आप N95 मास्क ख़रीदें तो कम से कम 4 मास्क ख़रीदें और साथ में 4 कवर, सिंपल कागज़ के जो कवर होते हैं वो भी आप ख़रीदें और N95 मास्क को 1 2 3 4 लिख दें और आपने जो लिफाफे जो ख़रीदे हैं उस पे भी 1 2 3 4 लिख दें। आप पहला मास्क आपने सपोजली आज यूज़ किया है तो आज की तारीख लिख दें। 8 घंटे के मास्क वापस आप अपने लिफाफे में रख दें, लिफाफे को फोल्ड कर दें और घर पे वो लिफाफा रख सकते हैं आप। और यही मास्क आपको कम से कम 72 घंटे वो मास्क को यूज़ करना नहीं है। 72 घंटे बाद ये मास्क आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप N95 मास्क ख़रीदते हैं तो कम से कम 4 मास्क ज़रूर ख़रीदें। तो इस तरह से आप N95 हालांकि डिस्पोजेबल है पर उसको रीयूज़ कर सकते हो। और N95 मास्क में बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइज़ ऑफ द मास्क, अगर आपका मुंह के हिसाब से वो मास्क छोटा है तो भी वो प्रोटेक्टिव नहीं है, और अगर आपके मास्क बड़ा है तो भी वो प्रोटेक्टिव नहीं है। N95 मास्क पहनने के बाद आपको एक फ़िटनेस टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। फ़िटनेस टेस्ट का ये मतलब है कि जस्ट आप पहनने के बाद उसमें फूंक मारिए। अगर वो फूंक कहीं से नहीं निकल रही है आपके और सिर्फ वो मास्क के थ्रू ही निकल रही है तभी आपका मास्क इफ़ेक्टिव है। अगर आपने पहना है मास्क और वो हवा आपके यहाँ से निकल रही है तो आप एक हमेशा N95 अच्छे N95 में एक क्लिप होता है तो आपको ये क्लिप टाइट करना है, लेकिन अगर साइड में से है तो आपको फिर जो हेड स्ट्रिंग्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क एक बहुत अच्छा मास्क है। मैं कहता हूँ कि रूटीनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी ट्रिपल लेयर मास्क सफिशिएंट है। बट ऑब्वियसली जब आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, जैसे इंट्यूबेशन कर रहे हो, एक्सट्यूबेशन कर रहे हो, बाईपैप यूज़ कर रहे हो और एक कोविड पेशेंट के मरीज़ के करीब हो, तो आपको N95 मास्क पहनना चाहिए। ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क में भी कैसा है, हमने देखा है कि 2 टाइप के आते हैं, एक जिनका साइड में स्ट्रिंग्स है और एक जो पीछे हमारे सर के ऊपर बांधते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क हो या कोई भी मास्क हो, जो हेड स्ट्रिंग्स और हेड इलास्टिक मास्क होता है वो सबसे बेहतर मास्क होता है, क्योंकि उसमें फेशियल सील अच्छी होती है, आप प्रॉपरली टाइट कर सकते हो। दूसरा है आप लंबे अरसे पे आप पहन सकते हो, क्योंकि जो हेड ईयर इलास्टिक मास्क होते हैं वो 15 या 20 मिनट के बाद आप वो उसको टच करने की नौबत भी ज़्यादा आती है, उसकी फेशियल सील भी कमज़ोर होती है। तो बेटर है अगर आप N95 मास्क यूज़ करते हो तो आप हेड इलास्टिक वाला यूज़ करिए। अगर आप ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क यूज़ करते हो तो स्ट्रिंग्स, खुली स्ट्रिंग्स वाला यूज़ करो जो आप सिर पे आप बांध सकते हो। ईयर इलास्टिक वाले जितने भी मास्क हैं उनकी फेशियल सील कमज़ोर है और आप उसको फिट नहीं कर सकते हो अपने चेहरे के हिसाब से। तो जब भी आप मास्क खरीदें हेड इलास्टिक या हेड स्ट्रिंग्स वाले खरीदें। अब हम तीसरे मास्क पे आते हैं जो मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड एंड यूज्ड है करंटली, विच इज़ सिंपल कॉटन बेस्ड क्लॉथ होममेड मास्क। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, वो कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे रीयूज़ करना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ हर हेल्थ केयर वर्कर के अलावा जितने भी इंसान, उनको ये मास्क अच्छा मास्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो वायरस या ये कोविड फैल रहा है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू माध्यम से फैल रहा है, और ड्रॉपलेट्स का जो
और कोई भी होममेड मास्क ड्रॉपलेट्स के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देता है। और सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको अच्छे से स्टेरिलाइज या सैनिटाइज कर सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क अगर आपने 8 घंटे यूज़ कर लिया है तो वो आपको फेंकना है, और अक्सर लोग उसे फेंकते नहीं हैं। N95 मास्क आप 4 एक साथ खरीदते नहीं हैं, और वही रोज़ मास्क आप 8 घंटे पहन लिया एक दिन, दूसरे दिन भी वही पहन लिया, तो वही मास्क आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जबकि होममेड मास्क में क्या फ़ायदा है कि आप सिर्फ आपको साबुन और पानी से धोना है, 5 घंटे धूप में सुखा देना है। अगर आपको धूप में नहीं भी सुखाना है तो सिर्फ पानी और साबुन से धो के आप उसे 5 मिनट गर्म प्रेस लगा दें तो भी वो सैनिटाइज हो जाता है। इससे और अच्छा तरीका ये है कि आप उसे 10 मिनट प्रेशर कुकर में आप बॉईल कर दीजिए, या फिर सिंपल कोई भी पतीले में आप 15 मिनट बॉईल करके आप उसको सुखा दीजिए, तो वो स्टेरलाइज हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो फ़ायदा ये है कि होममेड मास्क में उसकी प्रोटेक्शन लेवल डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू, अगर आप प्रोटेक्शन लेवल कंपेयर करेंगे तो N95 मास्क से और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क से वो कम है। लेकिन आप उसका फ़ायदा देखेंगे कि आप रोज़ एक साफ़ सुथरा मास्क पहन रहे हैं तो दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और आपको वो मास्क, अगर वायरस आपने पहन लिया एक, अगर आपके को वायरस आपके मास्क पे लगा हुआ है तो दूसरे दिन अगर आपने बिना धोए वो मास्क पहन लिया है तो बट नेचुरल है कि आप वायरस के संपर्क में काफ़ी ज़्यादा तो उसमें आ जाते हैं, तो आपको खुद मास्क से ही आपको वो रोग हो सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आम पब्लिक होममेड मास्क पहने, रोज़ धोए अच्छे से, पर उसके भी धोने के तरीके जो हैं उसी को यूज़ करें और इसको स्टरलाइज करें। ऑल द सारे मास्क अवेलेबल हैं एक रेस्पिरेटर के साथ जो ब्रीदिंग इजीली होने देते हैं, तो क्या वो मास्क हमें वो बेहतर हैं बाकी मास्क से, रेस्पिरेटर के साथ जो मास्क हैं, कि वो कोई भी हम मास्क यूज़ कर सकते हैं? मतलब आप वो वाल वाला मास्क पूछ रहे हैं? तो देखिए, वाल वाला मास्क वैसे तो इंडिया में भी अगर हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ ने उसको बैन कर दिया है, क्योंकि वो बहुत एक अच्छा काम किया हुआ है। क्योंकि जो वाल वाले मास्क होते हैं वो एक तरफा ही प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो वो पहनता है वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो पहनने वाले की हवा है, जो उसका हवा बाहर निकलती है सांस लेने के बाद, वो बिना फ़िल्टर किए हुए बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो उसके आसपास के लोग वो प्रोटेक्टेड नहीं हैं। तो इसलिए वाल वाला मास्क पहनना नहीं चाहिए। और अगर आपके पास काफ़ी मात्रा में वो मास्क पड़े हैं और आपको यूज़ करना है तो बेहतर है कि आप वाल वाला मास्क पहने, और उसके ऊपर या तो आप एक होममेड मास्क पहने या फिर एक ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहने, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके आसपास वाले भी सुरक्षित रहें। आखिरी में मास्क के बारे में कि सही तरीका मास्क पहनने का, मेरे को लगता है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी मास्क पहने अपने हाथ धोइए। मास्क पहनने के बाद उसे बार बार हाथों से टच नहीं करना है, उसे बार बार उतारना भी नहीं है, उसे गले में लटकाना भी नहीं है। अगर आपको मास्क उतारना है, आप एक साफ़ सुथरे सरफेस पे अपना मास्क रखिए, पानी पीना है, चाय पीना है, आप पीजिए और फिर वापस से मास्क पहन लीजिए। अगर नीचे लगा के मास्क यहाँ लटका के आप अपने चाय और पानी ना पीजिए। ठीक है। और क्या मास्क लगाते हैं तो दाढ़ी रखनी संभव है? नहीं, मैं कहता हूँ जितने लोगों ने भी दाढ़ी रखी हुई है, और ख़ास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दाढ़ी हटा देनी चाहिए, क्योंकि मुंह पे अगर बाल हैं तो फेशियल सील, कोई भी मास्क आपकी वो फेशियल सील अच्छे से नहीं कर पाता है। अब हम आते हैं कि अगर हम एक एयर कंडीशन कमरे में घर पे बैठे हुए हैं तो क्या संभावना ज़्यादा है कि वायरस उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, या हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसके थ्रू वायरस ना आए उसके लिए? देखिए, अगर घर पे आप बैठे हुए हैं तो घर का जो एसी होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो जितने रूम में जो हवा है उसी को वो ठंडा करता है, और अंदर बाहर हवा होती नहीं है।
तो ऑब्वियसली अगर एक कोविड पेशेंट है और उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है तो काफ़ी चांसेस हैं दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन होने के। इसलिए अगर आप परिवार के सदस्य हैं तो ठीक है, आप मास्क उस समय नहीं पहने, लेकिन अगर आप दो अलग अलग परिवारों से या कोई और व्यक्ति बैठे हुए हैं तो एक रूम में होने के बावजूद भी, एसी चालू होने के बावजूद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने रखना है। हालांकि एसी को ख़ास तौर पर उसका टेम्परेचर सेट करना है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है। हो सकता है तो एक आप अपना सीलिंग फ़ैन ऑन रखिए, एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन रखिए और एक छोटी खिड़की खुली रखिए ताकि हवा अंदर बाहर हो सके। तो अगर वायरस अगर उस कमरे में घुस गया है तो उसे बाहर निकलने की कोई जगह दीजिए। और ह्यूमिडिटी लेवल भी कुछ मेंटेन करना चाहिए कमरे में? हाँ, ह्यूमिडिटी लेवल आमतौर पर जब आप एसी यूज़ करते हैं तो 40 से 50% होती ही है, क्योंकि ऐसा है कि जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी ना उतना वायरस ज़्यादा सर्वाइव, उसकी वायबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो वैसे तो नीचे नहीं जाता, 40% के नीचे नहीं जाता है, पर अगर बेटर है कि आप एक बाल्टी जिसमें पानी हो आप अपने रूम में रखिए, तो आपकी जो नमी है वो कभी भी 40% से कम हो ही नहीं सकती है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एसी की। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं या किसी मल्टीप्लेक्स में काम करते हैं तो इंडस्ट्रियल एसीज चल रहे हैं, तो उसमें अगेन सेंट्रल एयर कंडीशन है, तो उसमें क्या प्रिकॉशन ले कि एसी के थ्रू हमें वायरस ना आए? अगेन टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अगर एग्जॉस्ट फ़ैन है उसमें में तो एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन रखना चाहिए। सीलिंग फ़ैन अगर ऑफिस में है तो उसे ऑन रखना चाहिए। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए और छोटी सी अगर विंडो उस ऑफिस में अगर खोल सकते हैं तो उसे खोली रखनी चाहिए। अब लॉकडाउन जा चुका है, हम अनलॉक फेज़ में हैं, लोग अपने अपने काम पे वापस जा रहे हैं, जॉब्स पे वापस जा रहे हैं, शॉप्स खुल चुकी हैं। तो ऐसे में एक जॉब गोइंग या ऑफिस गोइंग पर्सन को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? क्या वो रीजॉइन करें या नहीं करें? पहले क्वेश्चन तो ये है वर्क, और जॉइन करें तो किन बातों का ध्यान रख के करें? देखिए, मैं कहता हूँ कि हर एक को अपना ज़रूरतमंद जो काम है वो करना ही चाहिए और ना करे। लॉकडाउन एकमात्र आंसर नहीं है इस वायरस, इस एपिडेमिक से लड़ने का। तो हमें सबसे पहले सीखना है कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि आपको लोग देख के दूसरे लोग भी प्रेरित हों और निवारक के सारे उपाय आप करें। क्योंकि होता क्या है, ये समझ में आता है कि यार हर एक को पता होता है कि निवारक के उपाय कौन से हैं, लेकिन वो निवारक के उपाय मेरे लिए नहीं बने हैं, वो तो दूसरों के लिए बने हैं। हर दूसरा ये समझ के खुद नहीं करता है। तो सबसे पहले तो निवारक के उपाय जानने हैं और उसका पालन करना है और ज़रूरतमंद काम ही करना है। दोस्तों, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, एपिडेमिक ख़त्म हुआ नहीं है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ऑफिस भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन तीनों चीज़ें मेंटेन करके ही ऑफिस वर्क करें? बिल्कुल। एक दूसरे से आपको हाथ मिलाने नहीं हैं, गले नहीं मिलाना है। एक दूसरे को अगर ग्रीट करना है तो नमस्ते कीजिए और खाते वक्त बोलना नहीं है। एक दूसरे पे चिल्लाना भी नहीं है, क्योंकि चिल्लाते हैं जब ज़ोर से बात करते हैं या खांसते हैं या हंसते हैं तो कण की मात्रा भी बढ़ जाती है, एरोजल्स प्रोड्यूस ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे से ड्रॉपलेट्स की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। और इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे ऑफिस में तो आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। ऑफिस में जो लोग अपना लंच लेते हैं, अपना मील लेते हैं और चाय कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि 8 घंटे ऑलमोस्ट वहाँ रहते हैं, तो वो कैसे करें? देखिए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग आप कहीं पे भी हो, घर पे हो, यस ऑब्वियसली आप घर के सदस्यों के साथ बैठे हैं तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व इतना नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो आप चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो
ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, सोशल डिस्टेंसिंग आप रखेंगे, आप उसका चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप मास्क पहनेंगे। ये बात हमेशा याद रखनी है कि मास्क सिर्फ पुलिस से बचने के लिए नहीं पहनना है, वायरस से बचने के लिए पहनना है। तो खाने के समय मतलब अगर कोई अपने घर से खाना लेकर आता है, सिर्फ उस वक्त वो सोशल डिस्टेंसिंग रख के खाना अपना खा सकता है, सकता चाय है या बिल्कुल, पानी पी और सकते पानी हैं। पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अपने बर्तन खुद, अपने एक डिस्पोजेबल ग्लास और डिस्पोजेबल प्लेट यूज़ करें, वो बेटर है। खाते वक्त बातें ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। हमारे पास एक प्रश्न आया है डॉक्टर गुम्बर की, वो एक पेशेंट है जो किडनी पेशेंट हैं और कुछ इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह पे हैं। इसी तरह से काफ़ी और बीमारियों में भी लोग स्टेरॉइड्स पे होते हैं। क्या ये लोग वापस ऑफिस जा सकते हैं? देखिए, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते जो हैं पेशेंट्स, रोग जो रोग प्रतिकारक शक्ति उनकी डेफिनेटली कम होती है, उन्हें होने की संभावना ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन होने की भी संभावना ज़्यादा है, पर उन्हें घर बैठे रहने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम कर सकते हैं, पर उन्हें सभी निवारक के उपायों का इस्तेमाल करना होगा, उपयोग करना होगा, हाँ, करना ही होगा। अगर उनका ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग चाहते हुए भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो मास्क के ऊपर उन्हें एक फेशियल शील्ड जो आजकल चली हुई है वो पहन लेनी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप रोग निवारक के उपायों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी पेशेंट हो जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर हो या किसी कारण से उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम भी हो, तो भी वो अपना काम कर सकता है। अगर हमारे पास अपनी कोई साधन नहीं है जाने का, अपना निजी साधन, तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जनरल वो यूज़ कर सकते हैं? और अगर यूज़ कर रहे हैं तो किस प्रकार से, जैसे कि बस हुई या मेट्रो ट्रेन है, वो किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं? देखिए, निजी वाहन का फ़ायदा तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर अगर आप ऐसे स्थिति में हैं कि आपके पास निजी वाहन है और आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप कर सकते हैं। पर अगेन फिर से आपको ये याद रखना है कि आपको घर से बाहर जब भी आप निकलें तो एक छोटी सी बॉटल हैंड सैनिटाइज़र की ज़रूर रखें अपने जेब में। आप सोशल डिस्टेंसिंग का आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ ना बैठें जिसको कि खांसी या जुकाम नज़र आ रहा है, और आपको जब आप चढ़ते हैं किसी हैंडल पे आपने टच कर दिया है तो आप तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज कर दीजिए, और आप एक तरह से चढ़िए, एक तरह से उतरें बस में, ताकि आप वहाँ पर आप भीड़ भड़क्का ना हो, इसका ये भी ध्यान रखना है। इस समय पे अगर किसी को भी किसी कारणवश हॉस्पिटल जाना पड़े, किसी भी पेशेंट को, या तो फॉलोअप के लिए जो नोन प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की, किसी को लंग की, ऐसे पेशेंट को जो जाना पड़े, या फिर कोई नई प्रॉब्लम किसी को है, तो वो क्या क्या दिमाग में रख के किस प्रकार डॉक्टर को विज़िट करें? देखिए, सबसे पहले अगर आप फॉलोअप पेशेंट हैं तो आप अपने पेशेंट को, अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन आप अपने डॉक्टर से कर सकते हैं तो वो करिए। अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि मुझे आपको फ़ेस टू फेस कंसल्टेशन करना ही है, तभी आप उसके क्लिनिक या हॉस्पिटल पर जाइए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना है, एक छोटी सी बॉटल हैंड सैनिटाइज़र की लेनी है, आपको कम से कम समय बिताना है, इसीलिए पहले से आप अपॉइंटमेंट लेके जाइए। आप एक ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनिए, और हॉस्पिटल में आप ध्यान रखें कि आप इर्द गिर्द किसी चीज़ को छुएं नहीं। आप अपना काम करिए और तुरंत घर वापस आ जाइए, और घर आने के बाद बेटर है कि आप नहा लीजिए। अगर
कोई पेशेंट स्टेरॉइड्स पे है या ऐसी कोई भारी दवाइयों पे है, तो इस समय क्या उनको अपनी दवाइयाँ कम कर देनी चाहिए? देखिए, अगर आप स्टेरॉइड्स, कोई पेशेंट अगर स्टेरॉइड्स पर भी है तो उसकी मात्रा कम करनी चाहिए नहीं, बिना अपने डॉक्टर की सलाह के आप उसकी मात्रा कम ना करें। यदि आप दूसरी भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर हैं तो भी आप अपने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कम ना करें, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम करने के लिए ही दी गई हैं। और हो सकता है अगर आप ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, उसकी वजह से आपको दी हुई है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो रिजेक्शन में जा सकता है, और रिजेक्शन में जाने के बाद आपको स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेशन का दवाएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए जो आपका डोज चल रहा है वो आप चलने दीजिए। आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना आप अपने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की मात्रा कम ना करें। अब डॉक्टर गुम्बर, ये बारिश का मौसम आ चुका है, चालू हो चुका है, और एक जो रेगुलर सर्दी बुखार, सर्दी खांसी होती है वो भी मौसम है, और कोविड का भी एपिडेमिक चल रहा है। दोनों के रहते हमें कैसे पता चले कि हमें एक सिंपल रेगुलर फ्लू हुआ है, सर्दी खांसी जो है वो मौसमी है, कि हमें कोविड हुआ है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने डॉक्टर शीतल, क्योंकि होता क्या है कि अभी रूटीन फ्लू और कोविड में सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि खांसी, जुकाम, बुखार आना ये रूटीन फ्लू में भी है और कोविड में भी है। पर अगर आपकी सूंघने की शक्ति चली गई है, या फिर आप अपने को मुंह में कुछ टेस्ट नहीं है और आपको इनके साथ लक्षण खांसी, जुकाम और बुखार के हैं, तो हाँ, आपको कोविड होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, एक और चीज़ है जो इन दोनों में फ़र्क करती है, सांस लेने में। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो निश्चित ही आपको कोविड की संभावना बढ़ जाती है। पर मैं मानता हूँ ये सिम्टम, सांस लेने की दिक्कत का सिम्टम, आपको दो रूटीन फ्लू और कोविड में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम 7 से 8 दिन के बाद आता है दूसरे कोविड सिम्टम से। जबकि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है कोविड से, तभी आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो तब तक आप वेट ना करें। इससे पहले भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से बात कर लें। अगर हमें कभी ये पता चले कि जब हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ जहाँ हम विज़िट कर आए हैं, वहाँ पर किसी को कोविड हो गया है, जिस इंसान के संपर्क से हम रूटीन बेसिस पे रहते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अपने डॉक्टर को सबसे पहले फ़ोन करिए, क्योंकि कांटेक्ट का ये मतलब नहीं है किसी के आप अगर चलते हुए किसी के आप संपर्क में आ गए तो वो आप कांटेक्ट मान लेंगे, पर वो कांटेक्ट नहीं कहलाएगा। आपका अपना डॉक्टर पूछेगा कि आप कहाँ थे, आप क्लोज एनवायरनमेंट में थे, एक रूम में थे, कितने मिनट आप अपने कोविड पेशेंट के साथ बिताए हैं, आपने और कोविड पेशेंट ने मास्क पहना था या नहीं पहना था, ये सब आपको पूछेगा। हाँ, अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं, आप एक कांटेक्ट तो हैं ही, तो उसके हिसाब से फिर आप अपने आप को कांटेक्ट मान लीजिए और इंतज़ार करिए, क्योंकि कांटेक्ट होने के तुरंत बाद अगर आप कोई टेस्ट कराएंगे तो वो नेगेटिव आना ही है। अगर आपको कांटेक्ट में पता है कि मैं इस तारीख को कांटेक्ट में आया था किसी कोविड पेशेंट में, तो आप इंतज़ार करिए दो चीज़ों का, या तो आपको सिम्टम्स आएंगे, अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार आ जाता है तो आप तुरंत ही टेस्ट करा लीजिए, और अगर नहीं आता है और आपको डर लग रहा है कि मेरे को हो गया है या नहीं हो गया है, वो जानने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर तुरंत टेस्ट ना कराइए। कांटेक्ट होने के 5 से 7 दिन तक तो इंतज़ार करिए ही टेस्ट कराने का। जैसे अब आपने बोला कि किसी को अगर ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, जो कोविड से रिलेटेड हों, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर कोविड से रिलेटेड आपको सिम्टम्स हैं तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को आप कॉल करिए।
आप तुरंत किसी लैब में जाके टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि आपको अभी भी आपको एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का लिखा हुआ कि आपको कोविड की ज़रूरत है वो चाहिएगा। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए या फ़ोन पे बात करिए और उनसे एक प्रिस्क्रिप्शन लीजिए कि आपको कोविड-19 टेस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद ही या तो आप लैब वाले को घर बुलाइए या फिर आप लैब में जाइए और टेस्ट करवाइए। ये है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गुम्बर की, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम ये कॉमन सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, पर इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो ध्यान में रख सकते हैं या फिर वो हमें अंकित कर सकते हैं कि ये कोविड के तरफ जा रहे हैं हम? देखिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहला साबुन और पानी बहुत एक अच्छा तरीका है इस वायरस को मिटाने का और इससे बचने का। इसलिए जहाँ तक हो सके आपको साबुन और पानी का ही इस्तेमाल करना है। 70% अल्कोहल से अगर आप बार बार अपने हाथ धोएंगे तो हो सकता है कि वो ड्राई हो जाए स्किन आपकी, और आपको इसको यूज़ करने की वजह से ही आपको या तो एलर्जी हो जाए या फिर आप इन्फेक्शन हो जाए आपको। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ साबुन और पानी का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके वो ही करिए। इस दौरान डॉक्टर गुम्बर एक नया शब्द हमने सीखने को मिला है होम क्वारंटाइन का। तो मेरे को ये बताइए ये किन लोगों पे लागू है होम क्वारंटाइन और इसको किस प्रकार फॉलो करना चाहिए? देखिए, होम क्वारंटाइन उन लोगों के लिए है जिनको कोविड हो चुका है और उनको सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं। हाँ, उनको ये और मॉडरेट में सर कौन से सिम्टम्स आते हैं? माइल्ड में आता है अगर आपको फीवर है, कॉफ है, तो आपको माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स, चाहे आपको टेम्परेचर कितना भी हो, अगर सिर्फ टेम्परेचर है तो वो माइल्ड ही गिना जाएगा। सर्दी या खांसी अगर हमें है तो वो माइल्ड और मॉडरेट बहुत में ही serious बात आएगा। नहीं है। लेकिन अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो आपको सीवियर में ही माना जाएगा। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आपको अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या फिर आप बहुत मोटे हैं, हार्ट की बीमारी है, आपको किडनी की कोई लंबी बीमारी है, या फिर आप कैंसर से पीड़ित हैं, तो आपको माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स भी हों तब भी आप होम क्वारंटाइन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इन व्यक्तियों को जिनको पहले से कोई भी प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ कोविड होता है तो इनको अस्पताल जाना ज़रूरी होता है। हर एक के लिए होम क्वारंटाइन नहीं है। इसलिए हर इंसान को होम क्वारंटाइन करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें कि मैं होम क्वारंटाइन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। और उसके और भी प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे कि आपके पास एक अलग कमरा होना चाहिए, अलग बाथरूम होना चाहिए, आपकी देखभाल करने के लिए कोई एक डेडिकेटेड इंसान होना चाहिए, जिसको अगेन ना वो डायबिटिक होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं होना चाहिए, जिसकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए, जिसको कोई कैंसर या कोई किसी तरह का भी कोई रोग ना हो। आपको एक सपोर्ट, आप एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप होम क्वारंटाइन करते हैं, क्योंकि ये वर्ड होम क्वारंटाइन है, एक्चुअली ये रूम क्वारंटाइन है। आप अपने घर में रहकर भी पूरे घर में आप घूम सकते नहीं हैं। आपको जब तक डॉक्टर ने बोला है 14 दिन, 17 दिन, जितने दिन भी बोला है, आपको वो रूम में ही रहना है। तो ये बेसिकली जो लोग पहले से स्वस्थ हैं और उनको अगर थोड़ा सर्दी, खांसी, बुखार ऐसा कुछ आता है तो वो घर पे रह के होम क्वारंटाइन अपना टेस्ट करवा सकते हैं और घर पे रह के मैनेज हो सकते हैं। पर अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, जैसे सांस लेने में तकलीफ़, तो उनको अस्पताल जाना ज़रूरी हो जाता है। तो होम क्वारंटाइन में जैसे आपने बोला कि हमें एक तो पहली बात हमेशा कमरे में रहना है और अपना ही अलग टॉयलेट, बाथरूम जहाँ तक हो सके, और कोई एक व्यक्ति ही हमारे संपर्क में रहे। उसमें बहुत सारे व्यक्ति हमारे संपर्क में रहें उसका फिर कोई मतलब नहीं। हर इंसान, फैमिली में बहुत सारे आपके मेंबर्स होंगे, पर हर इंसान उस कमरे में ना जाए। केवल एक ही इंसान 14 दिन के लिए वही इंसान आपको खाना दे, पानी दे,
आपकी देखभाल करे एक ही इंसान। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसे व्यक्ति जो किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ रह रहे हैं या कभी ना कभी संपर्क में आए हैं, क्या कोई ऐसी दवाई ये ले सकते हैं जिससे कि इनको कोविड ना हो, जिसको हम प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन बोलते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि होम क्वारंटाइन का एक प्री रिक्विजिट ये भी है कि आपके घर में जितने भी और सदस्य हैं उन्हें HCQ नामक एक दवाई दी जाए और उन्हें लेना ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि ये दवाई अच्छी है। ये दवाई आपको रोग, एक तो पहली बात रोग होने नहीं देगी, अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो बहुत माइल्ड होगा, पर हर इंसान को ये HCQ लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और होम क्वारंटाइन में जो दूसरे सदस्य हैं पेशेंट के अलावा, उनको ये HCQ प्रोफाइलैक्सिस लेनी चाहिए, और वो भी अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही। मैं ये नहीं कहूँगा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बचना चाहिए और इंसान को नहीं बचना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर आप ये समझिए कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो रोज़ कोविड के पेशेंट्स के संपर्क में आते हैं, बार बार आते हैं, और उन्हें वो उन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो कोविड से बीमार हैं और सिम्टोमेटिक हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि आपको सिम्टोमेटिक मतलब कि जिनको फीवर है, कॉफ है और कोई भी लक्षण है, और उनको हॉस्पिटल में दाखिल क्यों किया गया है, क्योंकि उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है कोविड से। तो ये पेशेंट्स जो हैं वो दूसरों को फैला बहुत भारी मात्रा में पेशेंट से डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल में जा सकता है। इसीलिए हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मैं कहूँगा कि HCQ प्रोफाइलैक्सिस लेना चाहिए। बहुत सर, हम सुन रहे हैं कि वैक्सीन, जिसको टीका या रसीकरण बोलते हैं, कि वो आने वाला है, आ चुका है, टेस्टिंग फेज़ में है, तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे कि उम्मीद है हमारे पास कोई? देखिए डॉक्टर शीतल, सबसे पहला मैं कहूँगा कि ज़िंदगी जीने का ना एक मंत्र होता है करंट में जीना। करंट मतलब जो आपके पास चीज़ें हैं इस समय, उसका इस्तेमाल करके उसके बारे में सोच के आप ज़िंदगी जीजिए, ना कि बीता हुआ कल और आगे आने वाले कल की आप चिंता करके जिए। उसी तरह कोविड के इस महामारी में भी यही मंत्र काम करेगा। अभी आपके हाथ में क्या है? अभी हाथ में है प्रिवेंशन के और या फिर निवारक के सभी उपायों का इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। उससे आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी ड्यूटी है। आप इससे, अगर आप सभी निवारक के उपाय आप अच्छे से करते हैं तो आपको ये रोग नहीं होगा। आप बचना ही चाहते हैं ना रोग से, तो निवारक के उपाय क्यों नहीं कर लेते हैं? आप वैक्सीन की क्यों चिंता कर रहे हैं, जो कि अभी पता नहीं है कब आएगा? हाँ, मैं आपको घबरा नहीं रहा हूँ ये कह के, वैक्सीन आएगा, जब आएगा तब हम लेंगे, उसके बाद हम प्रोटेक्टेड रहेंगे वैक्सीन आने के बाद। तो कहने का तात्पर्य है, अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या चीज़ें हैं? निवारक के उपाय हैं हमारे पास, तो वो हमें लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, रिसर्च हो रही है, बहुत अच्छे उस पे माध्यम से हो रही है, बहुत पैमाने में हो रही है, और हमें वैक्सीन आएगा। पर फिलहाल मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि आप अभी निवारक के उपायों का इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों की, अपने परिवार की और सभी देशवासियों की सुरक्षा करें। तो डॉक्टर गुम्बर, जैसे हमने बात की कि इससे बचने के लिए, कोविड-19 से, तो कुछ हमें अपने निवारक का उपाय जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करना है, हमें दूसरा अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है। इस टाइम पे हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको अगर मेंटेन रखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप एक बैलेंस डाइट लीजिए, पर सिर्फ डाइट से आप अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा सकती हैं, ये बहुत एक गलत फहमी है। काफ़ी और तरीके भी होते हैं अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के, जैसे कि आपको पर्याप्त मात्रा में आपको सोना है, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एक सपोर्ट बनना है।
क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, कोविड मीडिया से आपको दूर रहना है, आपको घर बैठ के योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है आपको, और अभी सभी फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करके एक दूसरे का सपोर्ट बनना है। ये सबसे बड़ा मैं तो कहता हूँ कि इम्यून बूस्टर है इस महामारी के दरमियान। हम जैसे संतुलित आहार की बात कर रहे हैं तो इसमें विटामिन डी, विटामिन सी, इन सब का क्या रोल है? क्योंकि ये अब हम रेगुलरली देखते हैं कि विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, क्या इनका कोई महत्व है? देखिए, हर विटामिन का महत्व है, पर सिर्फ विटामिन सी टेबलेट अगर आप खाएंगे तो सिर्फ विटामिन सी आपके शरीर में जाएगा, लेकिन आप पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आप सिंपल नींबू पानी भी पी लेते हैं तो आप विटामिन सी के साथ काफ़ी दूसरे विटामिन्स भी आप लेते हैं जो कि रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी बढ़ाएंगे ही। विटामिन सी अच्छा विटामिन है, लेना चाहिए, पर मैं कहता हूँ माध्यम जो होना चाहिए टेबलेट के बदले लेमन जूस, नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब होना चाहिए। तो आपका मतलब एक संतुलित आहार लेना, नींबू पानी लेना या सूरज की धूप में बैठना, ये सब कुछ ही ट्रेडिशनल जिनको बोलते हैं, जो सदियों से चले आ रही हैं चीज़ें, इन सब का अगर हम उपाय करें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आप ओवरऑल इस महामारी को समझेंगे और उसके निवारक के उपाय समझेंगे तो आप ये जान लेंगे कि जो हमारी परंपरा है और हमारी जो पारंपरिक बातें हैं, खाना है, वो एक बहुत अच्छा तरीका था जीने का। क्योंकि अगर आप देखो कि जो भी आप न्यू नॉर्मल कहते हैं, न्यू नॉर्मल क्या चीज़ है? न्यू नॉर्मल बेसिकली क्या है कि आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, आपको अपने बच्चों की और बड़ों की सुरक्षा करनी है, आपको बिना काम से आप अपनों घर बाहर निकलना नहीं है, और आपको घर का खाना खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, पिज़्ज़ा पास्ता नहीं खाने हैं, आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। इन द सेंस, हमारे अगर आपने देखा होगा कि हमारे पिताजी, माताजी, ग्रैंड पेरेंट्स में हमसे ज़्यादा पेशेंस था, तो धीरज भी रखना भी इस महामारी का एक उपाय है, इस महामारी से निकलने का। हर एक इंसान को धीरज रखना है। हम महामारी से गुज़र रहे हैं और हो सकता है 6 महीने, 1 साल तक हमें गुज़रना पड़े। देखिए, रोग प्रतिकारक शक्ति हमें अपनी बढ़ानी चाहिए, कोविड हो या ना हो, क्योंकि हमें ना केवल कोविड से, हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ से तो बचना ही है कोविड जैसे, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, इन सब से भी बचना ही है। तो हमें जो रोग प्रतिकारक शक्ति किस तरह से बढ़ानी है, हमें एक अच्छे से आहार लेना है, बैलेंस डाइट लेनी है, हमें व्यायाम करना है, हमें मेडिटेट करना है, हमें एक दूसरे के फैमिली का सपोर्ट बनना है, हमें पर्याप्त मात्रा में सोना है हमें, और हमें किसी भी कोविड मीडिया से दूर रहना है। ये नहीं है कि हम लगातार एक ही चीज़ को बार बार सुन रहे हैं और इसको ये हो गया, इसको ये हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एक्चुअली ये डिजिटल मीडिया में कौन सी न्यूज़ सही है, कौन सी गलत है। आप अपने आप को ज़रूर अपडेट करिए, पर सिर्फ केवल 10 या 15 मिनट के लिए। बाकी मैं तो मानता हूँ भगवान का शुक्रिया अदा करना भी एक अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए है, क्योंकि किसी भी स्थिति में हो आप भगवान को शुक्रिया अदा करें, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। साथ में ही जो एक संबंधित प्रश्न है वो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य का। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्व रख रहा है इस महामारी में, क्योंकि इसका जो पीरियड है काफ़ी लंबा है। हमें घर में बैठने को कहा, हम ऑलमोस्ट 2-3 महीने हम घर में बैठे हैं, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको महामारी के से नुकसान ना हुआ हो। किसी को पैसे का नुकसान हुआ है, किसी को अपना हेल्थ का नुकसान हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि अपनी मानसिक स्वस्थता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और मानसिक स्वस्थता बनाए रखने के लिए भी आपको पर्याप्त मात्रा में सोना है, बैलेंस डाइट लेनी है,
कोविड मीडिया से दूर रहना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, पर आपको एक दूसरे से बात ज़रूर करनी है डिजिटल मीडिया के थ्रू। किसी इंसान को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला हो गया हूँ और इस महामारी से जूझने की मेरी शक्ति नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको समय बिताना है और वो भी क्वालिटी टाइम बिताना है, ना कि आपको हर व्हाट्सएप पे देखते रहना है कि क्या हुआ, कोविड मीडिया से कितनों को परेशानी हुई। ये नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आप किस तरह से आप पॉजिटिव थिंकिंग में रह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ सुनते आप नेगेटिव थिंकिंग में चले जाएंगे। तो अपनी मेंटल हेल्थ, जो कि एक पिलर है इस महामारी से लड़ने का, आपको इसको बरकरार रखना है, बनाए रखना है। तो डॉक्टर गुम्बर, हमारे को अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सारे ही निवारक का उपाय लेते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी ये कोविड हमें पता है कि है, रहने वाला है और ये जाएगा, अभी ये किसको पता नहीं है। तो हमारी बेसिकली स्वास्थ्य सब हमारे हाथ में है, अब किसी और के हाथ में नहीं है। कि मैं तो कहूँगा आम जनता से कि यूजुअली डॉक्टर जो है दूसरों की सुरक्षा करता है, दूसरों की हेल्थ का ध्यान रखता है, पर इस समय आम जनता एक डॉक्टर का ध्यान रख सकती है, क्योंकि आपके लिए ये महामारी हो सकता है 6 महीने के लिए हो, पर मैं मानता हूँ डॉक्टर्स के लिए महामारी अभी भी 1 साल तक के लिए तो कम से कम है ही। उन्हें रोज़ कोविड के पेशेंट्स के संपर्क में आना होता है, बार बार आना होता है, और उन्हें भी मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक डॉक्टर जब ड्यूटी करता है तो वो अपने घर नहीं जाता है, वो किसी दूसरी जगह रहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो कोविड से इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वो अपने परिवार वालों को दे देगा। यूजुअली वो कोविड ड्यूटी करता है तो वो अपने परिवार के साथ रहता नहीं है। तो मैं आम जनता से ये कहूँगा कि इस समय आप अपनी सुरक्षा लेते हुए ना केवल अपने परिवार की सुरक्षा लेते रह रहे हैं, पर आप एक डॉक्टर की भी सुरक्षा, उसकी हेल्थ की भी आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उसको। डॉक्टर शीतल, आप पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस महामारी में बच्चों के लिए कुछ स्पेशल निवारक के उपाय हैं क्या कुछ? थैंक यू डॉक्टर गुम्बर, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। पहली बात, कोविड जहाँ तक कंसर्न है तो बच्चों में इसके इन्फेक्शन की मात्रा कम देखी गई है पूरे विश्व में। जो इन्फेक्शन जितना बड़ों को हो रहा है उतना बच्चों को नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो माइल्ड है, उनमें मोर्टेलिटियाँ, जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है। तो ये अच्छी बात है बच्चों के लिए। दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि यूजुअली बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है, बहुत ध्यान रखता है। वो खुद बाहर जाते हैं पर बच्चों को जहाँ तक हो सके नहीं जाने देते हैं। स्कूल कॉलेजेस हमने बंद कर रखे हैं, तो जहाँ पर भी मैक्सिमम बच्चों का आवागमन होता है या इंट्रैक्शन होता है, जैसे पार्क है, प्ले स्कूल, तो वो सब बंद हैं। तो इस कारण से भी बच्चों का जो है कम इन्फेक्शन है। पर हाँ, इसी के साथ साथ क्या बच्चों को कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए, कोई निवारक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। यही सब चीज़ें बच्चों को हमें एजुकेट करना है, हमें समझाना है, जो बच्चे समझने वाली उम्र में है, जैसे 5 साल या उनसे ऊपर, कि ये कोविड-19 क्या है और इसको हम कैसे ट्रीट करें, अपने हाथ वगैरह कैसे साफ़ रखें, मास्क किस तरह से पहनें और कैसे बाकी लोगों को टच ना करें या मुंह पे हाथ नहीं लगाएं। ये सब चीज़ें माँ बाप के थ्रू बच्चों में आनी चाहिए। हमें प्रॉपर एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे। दूसरा, मास्क पहनना चाहिए, हाँ पहनना चाहिए, पर 2 साल से कम के बच्चों को मैं कहूँगी कि मास्क ना पहनाएं। जहाँ तक हो सके उनको बाहर ना लेके जाएं, और अगर किसी वजह से आपको लेके भी जाना पड़ रहा है तो एटलीस्ट मास्क बिल्कुल ना पहनाएं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बता सकते हैं अगर उनको सांस लेने में तकलीफ़ है, पर छोटे बच्चे बता नहीं सकते। तो ऐसे में कभी कभी वो लोग को सांस लेने में तकलीफ़ होकर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली बात, उनको बाहर ना लेके जाएं। जिस तरह से हम घर पे रह रहे हैं घर पे रहें, और अगर ज़रूरत पड़े तो भी मास्क से अवॉइड करें 2 साल से कम बच्चों के लिए। हम डॉक्टर शीतल वैक्सीन का बहुत
बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कोविड-19 के ख़िलाफ़ या कोरोना के ख़िलाफ़, पर आपको लगता है कि जो रूटीन वैक्सीनेशंस हम जो मिस कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो करने चाहिए? इस पे आप कुछ गौर करो। बिल्कुल डॉक्टर गुम्बर, मैं एक पीडियाट्रिशियन होते हुए वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिसके मैं बहुत सपोर्ट में हूँ। और इवन इन दिस टाइम, अभी ये जो समय चल रहा है, इसमें भी कोई भी ऐसी बीमारी जो वैक्सीन से बचा सकती है, जिसकी वैक्सीन रसीकरण ऑलरेडी विश्व में अवेलेबल है, अगर हम वो ना दें तो हम एक तरह से बच्चों को जो है पुश कर रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं इन बीमारियों की तरफ, जैसे कि पोलियो है, डिप्थीरिया, टेटनस या फिर एमएमआर जिसको मीज़ल्स या माता बोलते हैं आम लैंग्वेज में। ये सब चीज़ें जो है बहुत फेटल हो सकती है, बहुत ख़राब हो सकती हैं बच्चों के लिए। तो जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो बच्चों को बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसके लिए भी सरकार ने प्रोविज़न रखा है। हमारे पास एक कंटेनमेंट एंड नॉन कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट या रेड जोन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर सिर्फ वही रसीकरण किया जा रहा है जो नवजात बच्चों का होना चाहिए। जब वो अस्पताल में पैदा हो रहा है या किसी सेंटर पे पैदा हो रहा है तो नवजात बच्चे का रसीकरण होना चाहिए। उसके बाद का रसीकरण हम थोड़े दिन डिले कर सकते हैं जब तक वो एरिया रेड जोन से बाहर नहीं आता है। जो भी एरिया रेड जोन के बाहर है वहाँ पर जैसे पहले से रसीकरण चल रहा था जिस भी शेड्यूल में, वो फॉलो करना चाहिए। इससे हम बच्चों को और बहुत सी बीमारियों से बचा सकेंगे। और कोई कोई वैक्सीन तो एमएमआर जैसे है, वो तो रिसर्च में आ रहा है कि वो प्रोटेक्ट करती है, बीसीजी और एमएमआर बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है कोविड से भी। तो ये रसीकरण हमें ज़रूर देना चाहिए बच्चों को। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, हम जो बड़े हैं उनको मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या बच्चों पे भी इसका असर पड़ सकता है? अगर हाँ, तो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल, जिस तरह से हमारे मानसिक बड़ों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा है कुछ दिनों में, इसी तरह बच्चों पे भी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता ही है। ये बेसिकली बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, वो खेल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन या अकेलापन उनमें भी आता है, चिड़चिड़ापन उनमें भी आता है। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं ये बोलूँगी कि माँ बाप को या घर के सब परिवार को ये करना चाहिए कि बच्चों का एक फ़िक्स शेड्यूल रखें, जहाँ तक हो सके उनको टाइम पे उठाएं, नहलाएं धुलाएं, उनको नाश्ता दें। उनके मोस्टली सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, सब ने ऑनलाइन क्लासेस या टीवी पे क्लासेस चालू कर दी हैं। तो शेड्यूल के हिसाब से उनको क्लासेस के लिए बिठाएं। उसके बाद उनके टेस्ट हैं या जो भी होमवर्क हैं करवाएं। और शाम को थोड़ा घर में टाइम ऐसा बनाएं कि वो खेल सकें, थोड़ा बहुत भाग सकें, आपसे इंटरेक्ट कर सकें, तो जिससे कि उनका पूरा दिन का शेड्यूल बना रहे। और जहाँ तक मीडिया का सवाल है, बच्चों को फ़ोन दे सकते हैं, उनको उनके दोस्तों से भी संपर्क में रहने दे सकते हैं, पर उसके अलावा सारा दिन मोबाइल या कंप्यूटर या टीवी से दूर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट हो रही है जो शायद बच्चों की ना जानने की ज़रूरत है और उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो जो भी उनको बताना है, जो भी उनके डाउट्स हैं कि हम बाहर क्यों नहीं जा रहे, हम अपने दोस्त से क्यों नहीं, वो उसका आंसर आप दीजिए, उसके प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए, ना कि टीवी दे। और बच्चों को संपर्क में रहने दीजिए डिजिटल मीडिया के थ्रू अपने दोस्तों से, और उनका एक शेड्यूल दिन में फॉलो करिए। तो डॉक्टर शीतल, जहाँ तक मैं समझा हूँ, बच्चों के लिए एक ये ज़रूरी है कि माँ बाप उन्हें क्वालिटी टाइम दें इस समय, उन्हें एक प्रोडक्टिव टाइम दें और उन्हें आपस में एक फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाने का समय है। और इस महामारी की जानकारी खुद दें, ना कि कोविड मीडिया दें। और जितने भी निवारक के उपाय हैं वो खुद पालन करें, ताकि बच्चा अगर आपकी कहना नहीं मानेगा, लेकिन आपको वो देख के तो वो निवारक के उपायों का इस्तेमाल करेगा ही। बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसका आदर्श होते हैं, तो वो उसी चीज़ को ही फॉलो करेगा जो आप करेंगे। चलिए, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर गुम्बर, आपके प्रेजेंस के लिए यहाँ पर। आपने इतना अच्छा लेक्चर लिया और हमें इतना एजुकेट किया है, और होपफुली हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे और कुछ और प्रश्नों के साथ। नमस्ते दोस्तों, कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमने निवारक के उपायों की श्रृंखला बनाई है।
मैं आभारी हूँ मिस्टर अरित शुक्ला का, सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जिन्होंने मुझे ये श्रृंखला आप तक पहुँचाने में काफ़ी मदद करी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर शीतल अग्रवाल का, डॉक्टर आकांक्षा गुंबर का, सिमरन गुंबर का, आरुषि गुंबर का, डॉक्टर काम्बले, डॉक्टर साहू का, जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी है। मैं तहे दिल से गुजकोस्ट और उसके सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके बिना ये प्रोग्राम इस स्तर पर ना होता, ना हो पाता। नमस्ते।